हेलो एवरीवन। वर्ल्ड मैप में से आज जो है हम वर्ल्ड मैप के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। एक है इक्वेटर और एक है प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पर हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली क्या है कि हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर में जो है वो दो जो पोर्शन में डिवाइड करने को हेमिस्फेयर कहते हैं। अब दुनिया को दो तरीकों से डिवाइड किया गया है, एक हॉरिजेंटली डिवाइड किया गया है बीच से, और एक वर्टिकली सेंटर से डिवाइड किया गया है। जो हमारे पास हॉरिजेंटली डिवाइड किया गया है उसे हम नाम देते हैं इक्वेटर का, उसमें हम उसे कहते हैं इक्वेटर। और जो वर्टिकली डिवाइड किया गया है उसे हम पैराडाइम मेरिडियन कहते हैं। इसे ग्रीनविच का नाम भी दिया जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि दुनिया को जो है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली डिवाइड किया गया है। जो वर्टिकली डिवाइड किया गया है उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न पोर्शन में डिवाइड है, जैसे कि वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। उसके बाद जो उसमें हॉरिजेंटली जो डिवाइड किया गया है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में किया गया है। और जो वर्टिकली किया गया है उसको जो है लाजमी बात है दुनिया के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से जो है इस तरह ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये मैप है, यहाँ पर हमें जो है सिर्फ इक्वेटर और मेराडाइन के अलावा प्राइम मेराडाइन के अलावा भी इनको समझने की ज़रूरत है, जो कि एक अहम रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रहा इक्वेटर। अब इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर में जो डिग्री है वो 0 डिग्री नॉटिकल माइल्स है, और यहाँ पर भी साउथ में भी 0 है, नॉर्थ में भी 0 है, ठीक है। उसके अलावा उसमें वेस्ट और ईस्ट में जो है ये 0 है। ये वाली लाइन हमारे पास है इक्वेटर लाइन, लेकिन इक्वेटर लाइन के ऊपर एक लाइन है और नीचे एक और लाइन है। इसको जो एरिया है इस लाइन को जो 23.5 डिग्री जो है वो उसके इक्वेटर से 23.5 डिग्री जो है वो साउथ की तरफ, तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम इनको भी इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री पर मौजूद है। इसके अलावा वो जो है नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाया जाता है। अब ये हो गया, और ये वाला ये जो जोन है इसको कहते हैं टॉरिड जोन। इस जोन को कहते हैं टॉरिड जोन, ये जो बीच वाला जोन है। अब इस जोन में क्या है कि इस जोन में सूरज सबसे यानी कि जो ज़्यादा गर्मी है वो इस एरिया में फेंकता है। चूँकि जो दुनिया है वो 23.5 पे टिल्ट हुई हुई है। कैसे दुनिया टिल्ट हुई हुई है? देखिए, ये ऐसे समझ लें कि दुनिया का टिल्ट है, ये 23.5% ये दुनिया का टिल्ट हो गया। इस तरह जो है ये दुनिया टिल्ट हुई है, और यहाँ से सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। आप जैसे ही यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे जाएंगे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे की तरफ जाएंगे तो सूरज आपको कम देखने को मिलता है। यहाँ पर ठंडे इलाके पाए जाते हैं, और ये जो क्या कहते हैं उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आप जितना जाते जाएंगे आपको उतनी सर्दी, उतने जो है वो ठंडे इलाके आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा है कि जो कंट्रीज़ इस इक्वेटर की लाइन में आ रहे हैं उनमें से आपका एशिया भी आता है, उसमें से आपका जो है ये अफ्रीका भी आता है। उसके अलावा आपका जो इक्वेटर है उसमें साउथ अमेरिका भी आता है।
तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, सब कॉन्टिनेंट्स हैं। हम कंट्रीज़ भी आगे देखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि दुनिया को किस तरह डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर हमारा एशिया है। तो इसका मतलब है कि एक तो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़, वो नॉर्थ पोल में है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है। ये बात तो क्लियर हो गई कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब नॉर्दर्न में भी कौन सी तरफ है, यहाँ पर भी इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है। उसके अलावा ये तो हो गए दो डिवीजन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब उसके ऊपर एक और डिवीजन है जिसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर पाया जाता है। अगर हम नीचे की बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे, तो 66.5 डिग्री पर है आपका अंटार्कटिक सर्कल। वो था आपका आर्कटिक सर्कल, यहाँ पर है अंटार्कटिक सर्कल। चूंकि यहाँ आर्कटिक ओशियन है इस लिहाज से इसको आर्कटिक, चूंकि यहाँ अंटार्कटिका है तो आप इसको अंटार्कटिक सर्कल का नाम दे सकते हैं। इस तरह से इनकी डिवीज़न। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि 0 डिग्री 23.5, उसके बाद अगला जो है वो 65.5, इसी तरह 25.5, उसके बाद है 65.5 डिग्री। इस तरह से ये चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर हम चूँकि हम जितना भी कॉन्सेप्चुअली समझ लें, लेकिन हमने जो एग्ज़ाम्स देने होते हैं या जो टेस्ट देने होते हैं वो मोस्टली होते हैं रिटर्न बेस्ड। तो हम कुछ भी पढ़ लें, कुछ कितना भी समझ लें, जब तक हम उसे एकेडमिक लैंग्वेज में नहीं समझते तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। उस लिहाज से मैं जब भी किसी चीज़ पे लेक्चर बनाता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि उन स्लाइड से मैं भी फ़ायदा उठाऊं जो मैं तैयार कर रहा हूं, और अपने देखने व्यूवर्स को भी इससे जो है वो फ़ायदा हो। जस्ट समझा देना इज़ नॉट इनफ। अगर मैं किसी को समझाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके साथ साथ उसे कंटेंट भी दूं। ये एक प्रॉपर हेल्प होती है यूट्यूब के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, जो मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूं। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज इक्वेटर। इक्वेटर एक इमेजिनरी प्लैनेटरी लाइन होती है, ठीक है। उसकी जो लंबाई है, सरकमफ्रेंस है, यानी कि ये जो गोलाई है इक्वेटर की, इक्वेटर जो कि दुनिया में है उसमें ये जो इक्वेटर की जो गोलाई है, ये वाली गोलाई, यानी कि ये जो इक्वेटर की ये जो लाइन है ये घूम करके कितना बनता है, तो उसमें ये है 40,075 किलोमीटर लॉन्ग इसका सरकमफ्रेंस है। जो इक्वेटर है वो प्लैनेट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। और ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पाई जाती है। यहाँ पर ये वर्ड इज अगेन एन इम्पोर्टेंट थिंग कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड में पाई जाती है। अब लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पर जस्ट आप ये समझ लें कि ये जो लाइन है इनको कहते हैं लैटिट्यूड, और इस तरह वाली जो लाइन है उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। सिर्फ आपने अभी इस लेवल पर सिर्फ यही समझना है कि जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इस पे मैं अलग से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं इसी पे तैयार करूँगा, उसके बारे में आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये तो हो गया कि इक्वेटर है क्या। इक्वेटर के पॉइंट ये हैं कि ये दुनिया को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है। 40,075 किलोमीटर जो है वो इसका सरकमफ्रेंस है। अब इसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें इक्वेटर की, तो वो बहुत यानी कि की रोल प्ले करता है। इक्वेटर से हमें क्या फ़ायदा होता है वो समझते हैं। आउट ऑफ ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स,
द इक्वेटर लाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तमाम लाइन में से जस्ट लेट यू नो इन टोटल देयर आर 181 लाइन्स। आपको ये बात मालूम हो कि उसकी टोटल 181 लाइन्स हैं। कैसे? इसमें सिंपल बात है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर की लाइन है, 90 लैटिट्यूड ऊपर 90 लैटिट्यूड नीचे, तो ये 90 90 180 180 प्लस 1 तो हुआ 181। तो ये इसमें सिंपल सा पाया जाता है। उसके बाद द इक्वेटोरियल लाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? इसकी जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि इट एक्ट्स एज द सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट। हमें ये एक सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट मिलता है डिफरेंट टेम्परेचर्स को काउंट करने का। इनके ज़रिए हमें पता चलता है कि किन एरिया में टेम्परेचर है और किन एरियाज़ में कितना टेम्परेचर है। ये भी हमें किसके ज़रिए पता चलता है? इक्वेटर की वजह से पता चलता है। जो इक्वेटर के क्लोज होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे। जैसे मैंने पीछे बताया कि जो इक्वेटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बीच में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं वो सब की सब कंट्रीज़ गर्म कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से उसके बाद एज यू मेंशन द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर रिड्यूस ड्रास्टिकली। ये बात मैंने ऑलरेडी बताई कि आप जैसे इस इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, चाहे आप अंटार्कटिका की तरफ जाएं या फिर आप आर्कटिक ओशियन की तरफ जाएं, तो दोनों तरफ टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाता है। अब इसमें से देखते हैं कि डे लेंथ एट द इक्वेटर। यहाँ पर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। अब हम अक्सर देखते होंगे कि कहीं पे दिन बड़े होते हैं, कहीं पे दिन छोटे होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? जैसे मैं सिंपल मिसाल दूं कि नॉर्वे में जो है वो कोई ऐसी जगह भी कहीं है जहाँ सिर्फ 2 घंटे का दिन होता है, या दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है, या 6-6 महीने का दिन भी होता है, तो उसी तरह फिर रात भी होती है। तो यहाँ पर है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर की जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्लोब है, ये जो आपकी इक्वेटर की 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर ये कह रहा है द डे लेंथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स। यानी अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपके जो दिन के जो आवर्स होंगे वो 12 घंटे होंगे। और उसी तरह जो है जो इक्वेटर के साथ है उनमें तकरीबन, अब इक्वेटर में इस तरह है ना कि दुनिया जितनी भी घूम ले, दुनिया रहती तो वही है ना। हाँ, थोड़ा बहुत टिल्ट बढ़ रहा है। जैसे पहले 23.5 था, अब वो 24 के करीब बनता जा रहा है। अब क्योंकि लेटेस्ट सर्वे नहीं हुआ है तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि दुनिया 23.5 पे टिल्ट हुई है। लेकिन अगर चूँकि ये टिल्ट बढ़ता जा रहा है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि टिल्ट वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, इसका ज़मीन का जो झुकाव है वो बढ़ रहा है। तो ये हो गया कि वहाँ पर तकरीबन 12 घंटे का दिन होता है। अब मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, एज लैटिट्यूड इंक्रीजेज टू 80 डिग्री पोलर सर्कल्स नॉर्थ और साउथ। ठीक है, आप जितना आप उससे दूर जाएंगे, डे लेंथ कैन बी सीन टू इंक्रीज टू 24 hours or decrease to 0 depending on time of year। अब आप उससे जितना दूर होते जाएंगे या तो दिन बढ़ता जाएगा या तो दिन कम होता जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उसकी 0 डिग्री कहाँ पर है, इस हिसाब से। उसके बाद अगला पॉइंट है कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन एंड पोलर विंटर्स वेयर द सन नेवर राइजेस। अब समर में क्या होता है, रीजन्स जो होते हैं नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल के, तो उसमें तकरीबन 2 महीने तक की मिडनाइट सन जो है वो देखा जाता है। 2 महीने तक का 24 आवर्स ऑफ सनलाइट ड्यू टू रिलेटिव टिल्ट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सन। 24 घंटे आप उसमें सूरज को देख सकते हैं। इट इज़ द अपोजिट बिलो टू द सर्कल साउथ। यानी कि
एक एरिया में दिन है, एक एरिया में रात है, लेकिन ज़मीन का झुकाव भी कुछ इस तरह है कि वो ज़मीन जितना भी घूम रही है उस एरिए पर उसी हिसाब से जो है वो सूरज वर्क कर रहा है। अगर हम विंटर की बात करें, द रीजन्स north of the Arctic Circle experience a 24-hour period when the sun never rises above the horizon। विंटर में वहाँ पर क्या होता है मिडनाइट डे में? ये तो थी समर की कहानी। अब देखिए मौसम के हिसाब से ये तो थी समर की कहानी कि समर में क्या होता है। अब यहाँ पर है कि विंटर में क्या होता है। जो रीजन है नॉर्थ आर्कटिक सर्कल के, उसमें क्या था कि दो रीजन थे नॉर्थ आर्टिकल सर्कल के, तकरीबन जो है दो महीने तक का मिडनाइट सन। अब यहाँ पर क्या है कि आर्कटिक सर्कल तकरीबन 24 घंटे का पीरियड जो है वो देखते हैं। द सन नेवर राइजेज अबाव द हॉरिजन। क्यों? कि जो हॉरिजेंटल एरिया है वहाँ से कभी भी सूरज ऊपर राइज नहीं करता है दुनिया के। दिस इज नाउन एज द पोलर नाइट। इसको पोलर नाइट कहा जाता है। अगेन इट इज द अपोजिट बिलो टू द एंटार्कटिक सर्कल। यानी कि अगर आर्कटिक, देखिए दुनिया का मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर हम इसमें जाएं दोबारा से, देखें दुनिया का एक कोना है आपके पास एंटार्कटिक, एक दुनिया का कोना है आपके पास आर्कटिक। तो इस हिसाब से ये जो, एक मिनट मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लूँ। ओके, अब ये रहा आपके पास दुनिया का एक कोना जो है वो एंटार्कटिक है, दूसरा कोना जो है वो आर्कटिक है। तो इस हिसाब से जो है अगर यहाँ पर डे है 24 घंटे के लिए, तो यहाँ पर क्या होगी? नाइट होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर यहाँ पर नाइट है तो यहाँ पर डे होगी। और इस तरह की जो नाइट है इसको क्या कहते हैं? इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, पोलर नाइट। सिंपल। चलें आगे चलते हैं। ये तो हमने देखा इक्वेटर। अब इक्वेटर में समझना ये है कि इक्वेटर में टोटल कितने कंट्रीज हैं। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर में जो है वो टोटल क्या कहते हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब उन 3 कॉन्टिनेंट में से कौन सी कंट्रीज हैं? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें, इक्वेटर के हिसाब से यहाँ से मूव करें, तो पहले नंबर पर है इक्वेडोर, दूसरे नंबर पर है कोलंबिया। पहले नंबर पर इक्वेडोर, दूसरे नंबर पर कोलंबिया, और तीसरे नंबर पर आपका आता है ब्राज़ील। चूँकि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ये हो गए आपके साउथ अमेरिका की कंट्रीज़। आगे चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आपके पास आता है जो है गैबन, ये रहा ये छोटा सा कंट्री गैबन। उसके बाद आपके पास आता है कॉन्गो, ये रहा कॉन्गो। अच्छा, कॉन्गो में एक जगह है अफ्रीका की, वैली ऑफ गेना। ये जो प्राइम मेरिडियन ऊपर से आ रही है और ये इक्वेटर, ये वाली ये जो जगह है, यहाँ पे एक नदी है जिसको कहते हैं गेना। वहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं अफ्रीका में। तो इस तरह से ये एक पॉइंट था। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नेक्स्ट हमारे पास आता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इक्वेटर गुजर रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कीनिया है, यहाँ से गुजर रहा है। उसके बाद सोमालिया है। उसके बाद सोमालिया के बाद आपके पास डायरेक्ट कंट्रीज आती हैं एशियंस। एशिया में मालदीव, ठीक है, ये रहा आपके पास मालदीव। उसके बाद आपके पास आता है इंडोनेशिया। उसके बाद आपका आता है किरिबती, ठीक है, किरिबती यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझने वाला, वो ये कि आपके एशिया में जो लैंड मैस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसको इंडोनेशिया से मिलता है।
बाकी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये उसकी वाटर टेरिटरी से गुज़रता है। जो लैंड टेरिटरीज़ हैं उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है ये गुज़रता है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के अलावा ये किसी भी एशियन कंट्री के लैंड मैस से नहीं गुज़रता। जो लैंड मैस से गुज़रता है वो सिर्फ और सिर्फ है आपका क्या कहते हैं, इंडोनेशिया। अच्छा, एक तो ये पॉइंट कि इंडोनेशिया, और यहाँ पर ये गल्फ ऑफ गेना, यहाँ पर गल्फ ऑफ गेनिया, यहाँ पर ये दोनों आपस में आकर के मिलते हैं, ठीक है। और ये अटलांटिक ओशियन के अंडर में आता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो अटलांटिक ओशियन, ये ऊपर लिखा भी हुआ है अटलांटिक ओशियन, तो इसके साथ है गल्फ ऑफ गेनिया, तो वहाँ पर ये दोनों आकर के मिलते हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये वो टोटल जो है 12 कंट्रीज़ हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं तो वो 12 कंट्रीज़ हैं। और अगर पूछा जाए कि एशिया की कितनी कंट्रीज़ हैं तो डेफिनेटली 3 कंट्रीज़ हैं। और अगर पूछा जाए कि इसकी क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका की कितनी कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील से, तो वो भी 3 हैं। तो अफ्रीका 6 निकाल दो तो 6 बच जाती हैं, तो 6 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो टोटल 12 कंट्रीज़ जो हैं वो इक्वेटर से गुज़रते हैं। कहीं कहीं पर 13 कंट्रीज़ का भी जिक्र आता है, 12 का भी जिक्र आता है, तो इस हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मेरिडियन, कि मेरिडियन क्या होता है। इसको भी समझने की जो है वो अशद ज़रूरत है कि मेरिडियन ये है क्या। ये एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड होता है, जिस तरह वो लैटिट्यूड पे था, ये लॉन्गिट्यूड पे है। प्राइम मेरिडियन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड में से जो एक लाइन है, जो सेंट्रल लाइन है, उस बेस पर इसको प्राइम कहा गया है। उसके बाद जो है ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। अब प्राइमरी जो इक्वेटर था वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। द लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहाँ से ये गुजरती है, तो उसको इसका जो है ना सेंट्रल लॉन्गिट्यूड रेफरेंस पॉइंट जो है वो ग्रीनविच को कहा जाता है। इस ग्रीनविच से, क्योंकि अब देखिए ना ये जो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपकी दुनिया ग्लोब है, यहाँ पर ग्रीनविच है जहाँ से प्राइम मेरिडियन स्टार्ट से गुजरती है, पहला जहाँ से गुजरती है तो वो आपका है ग्रीनविच। उस बुनियाद पर इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, और यहाँ इसका जो है ये रेफरेंस पॉइंट है। अब अगर हम इसकी बात करें इम्पोर्टेंस की, तो वो बहुत अहम इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है। और ये टोटल कितनी होती हैं, वो तो 181 थी, ये हैं 360। Just to let you know, in total 60, 180 ईस्टर्न साइड, 180 वेस्टर्न साइड, और उनका जो सेंटर है वो है मेरिडियन। It acts as the central point to fix different time zones. इसके ज़रिए हम डिफरेंट टाइम जोन्स का पता लगाते हैं कि कौन से टाइम जोन में क्या चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है, इस टाइम वहाँ पे क्या टाइम है, किस तरह के जो है वहाँ पर दिन है रात है, किस तरह का टाइम है इस टाइम वहाँ पर, तो वो हमें प्राइम मेरिडियन के थ्रू, अब जो जितना प्राइम मेरिडियन से दूर होगा हम टाइम उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये बेस प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए कि ये जो है वो किस तरह डेट जो है बताती है। फॉर एग्जांपल अब दुनिया में देखें ना, पूरी दुनिया में डेट किस तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल अब कंट्रीज़ में यहाँ पर अगर 23 फॉर एग्जांपल आज जो है 26 अगस्त है फॉर एग्जांपल, अब हम अगर ऐसे निकाल लें
तो वो जो प्राइम मेरिडियन है ना, वो इस तरह गुजर रही है, आधा कंट्री यहाँ है, आधा कंट्री यहाँ है। अब जो है वो आधे कंट्री में जो है 26 अगस्त है, आधे कंट्री में आज भी 25 अगस्त है, क्योंकि उसने सूरज को इस तरह क्रॉस अभी तक नहीं किया। उसकी सिंपल मिसाल हमारे पास ईद का आना, रमज़ान का आना, चांद के ज़रिए जो महीने तय किए जाते हैं इस्लाम में, उनमें वेरिएशन होना, वो इस चीज़ से जो है ना प्रेजेंट किया जाता है। तो ये टोटल 160 लाइन होती हैं। इसके ज़रिए इंटरनेशनल डेट लाइंस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। उसके अलावा इन दोनों का जो कॉम्बाइन काम है वो ये है कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेशन कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो है वो इसके ज़रिए हमें पता चलती है। अब हिस्ट्री की तरफ देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन की जो हिस्ट्री है वो क्या है। Many years different countries measured longitude from different meridians। कुछ लोग कहाँ से ढूंढते थे, कुछ लोग कहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दो फ्रेंच और अल्जेरियन था, फॉर एग्जांपल यूज द पेरिस मेरिडियन उसने यूज़ किया। द स्वीडिश measured from one that passes through Stockholm by the 1880s। People could see the advantage of measuring from a single meridian। एक फ्रेंच और अल्जेरियन था, उसने क्या किया, पेरिस मेरिडियन यूज़ किया। उसने पेरिस मेरिडियन यूज़ किया। एक स्वीडिश मेयर जो है वो होता है, ठीक है, जो कि स्टॉकहोम से गुजरता था। अब वहाँ से उसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा होना शुरू हुआ कि अच्छा यार ये तो अच्छा है, एक ही मेरिडियन से गुजर रही है, तो डेट में कन्फ्यूजन नहीं होती है जो है ये। उसके बाद जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस है वो होती है, कब होती है, वो होती है अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में। कौन सी इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होती है वाशिंगटन डीसी में। 5 कौमें जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, 41 वहाँ पर डेलीगेट्स होते हैं। तो जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो वहाँ से प्राइम मेरिडियन के तौर पर चूज़ किया गया कि अच्छा यहाँ से जो है ये एरिया गुजरना है। There were several reasons for this, the main one being that nearly 2/3 of the world's ships were already using the chart based on it। यानी कि 2/3 जो ships हैं वो इसी लाइन को यूज़ करते थे एज अ प्राइम मेरिडियन। ये उनमें से इसकी एक मेन रीज़न थी कि इस लाइन को प्राइम मेरिडियन बनाया गया। शुरू में इसको पेरिस मेरिडियन जो है वो इससे काउंट किया गया स्टॉकहोम में। फिर उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग में जो है वाशिंगटन डीसी में हुई 1884 में अक्टूबर में। अब उस मीटिंग में 41 डेलीगेट्स से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ग्रीनविच को सेंट्रल पॉइंट बनाएंगे। अब जो वोटिंग था वो था 21 के रेशो से इन फेवर ऑफ ग्रीनविच। सैन डोमिंगो, नाउ द डोमिनिकन रिपब्लिक वोटेड अगेंस्ट। जो सैन डोमिंगो है अब उसको जो है डोमिनिकन रिपब्लिक कहते हैं, तो उसने जो है इसको जो है वोट नहीं दिया था, बाकी सब ने इसको वोट दिया था। उसके अलावा फ्रांस और ब्राज़ील जो थे, इन दोनों कंट्री ने तो इसमें मतलब इतना हिस्सा ही नहीं लिया। और फ्रेंच ने जो है वो ग्रीन मेरिडियन को 1911 में एक्सेप्ट किया था। 1911 में इसको फ्रांस ने अडॉप्ट किया था। बाकी कंट्रीज़ ने उसी टाइम अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फ्रांस ने इसको उस टाइम किया अडॉप्ट। अब इस प्राइम मेरिडियन की साइज़ कितनी है हमने बताया 40,075 जो है वो हमने तो उसकी बताई थी इक्वेटर की जो सरकमफेरेंस है। अब इसका जो है वो कितने जो है वो है अपना डिस्टेंस इसका है फ्रॉम द पोल टू पोल। जो मेरिडियन है वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर जो है वो तय करती है। इसका जो मेरिडियन टू पोल जो है इसका डिस्टेंस वो 20,000 किलोमीटर है। विच कंट्री डज द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू। अब वो कंट्रीज हम आगे इनको डिटेल में देखेंगे। अब इसमें से सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है जो कि यहाँ पर सेपरेट है, वो ये है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह है अपना लैंड मास जो है वो मेरिडियन से गुजरती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ से वो लैंड मास को क्रॉस करती है।
प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पर इसको हम इन डिटेल जो है वो समझ सकते हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पर समझना क्या है। अच्छा, ये रही हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन, जैसा कि विजिबल है और मैंने काफ़ी बार यहाँ पर इसको लेक्चर में डिस्कस भी किया है। अब उसमें जो कंट्रीज गुजर रही हैं, सबसे पहले नंबर पर आपके पास है यूके। मैंने बताया कि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच यूके में एक जगह है, वहाँ से ये शुरू हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रांस। सबसे पहले इसको मेथड को यूज़ कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में स्टॉकहोम से शुरू किया गया था। उसके बाद फ्रांस से गुजरती है। उसके बाद आपका आता है स्पेन का नंबर। उसके बाद आपके पास अल्जीरिया से गुजर रही है। उसके बाद माली से गुजरती है। उसके बाद आपके पास बुर्किना से गुजरती है। उसके बाद घाना, मैंने आपको बताया था गुल्फ ऑफ गैनिया, यहाँ पर है गुल्फ ऑफ गैनिया, यहाँ से गुजरती है ये। और यहाँ पर आपके पास आता है अंटार्कटिका। उसका जो लैंड मैस है वहाँ से ये गुजरती है। ये तो हो गए दोनों इक्वेटर और मेरिडियंस। अब हम देखते हैं मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पाया जाता है। ये जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पाया जाता है। उसके बाद ये परमानेंट सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है लैटिट्यूड लाइन के लिए, और ये जो है वो टेम्परेरी लाइन है लॉन्गिट्यूड के लिए। प्राइम मेरिडियन टेम्परेरी लाइन है, जबकि इक्वेटर परमानेंट लाइन है। यहाँ पर जो की वर्ड है वो परमानेंट और टेम्परेरी है, क्योंकि ये लोगों ने बनाया है, लेकिन ये कुदरत ने बनाया है इक्वेटर को। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन जो है वो रन्स हॉरिजेंटली अराउंड द ग्लोब, यानी कि इक्वेटर इस तरह है, हॉरिजेंटल है, जबकि ये जो वर्टिकल फॉर्म में जो है ये प्राइम मेरिडियन है। उसके बाद जो इक्वेटर है वो सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स को बताता है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। जबकि आपका प्राइम मेरिडियन जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइंस को बताता है। ये बताता है कि डेट्स कैसे चेंज हो रही हैं या डेट्स कैसे काम करती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बोथ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन लाइंस हेल्प अस टू डिफाइन द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्वालिटी दोनों में है कि वो जियोग्राफिकल जो है वो पोजीशनिंग जो है वो बता सकें, यानी कि आजकल आपका जो जीपीएस सिस्टम है वो इन्हीं के तहत आप तक आता है। सो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। सो थैंक यू।